नमस्कार, मैं आपका दोस्त साथियों। यह मेरा ऑफिशियल चैनल है राष्ट्र अपडेट्स, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने राष्ट्र अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज हम आपके लिए वह खबरें लेकर आए हैं जो न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके सुनहरे भविष्य की गारंटी भी तय कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारे पिटारे में दो ऐसी महा ब्रेकिंग न्यूज है जो सीधे तौर पर आपकी जेब, आपकी पेंशन और आपकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हैं। पहली खबर आ रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के गलियारों से, जहां एक ऐसा भूचाल लाने वाला बदलाव होने जा रहा है जिसने करोड़ों कर्मचारियों की उम्मीदों को नए पंख लगा दिए हैं। और दूसरी खबर वो खबर जिसका इंतजार देश के सरकारी कर्मचारी वर्षों से कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के गलियारों से ओपीएस बहाली पर एक ऐसा नया दरवाजा खुल गया है जिसने एक नई बहस और नई आशा को जन्म दे दिया है। तो क्या है ईपीएफओ का वह बड़ा बदलाव? क्या 15,000 नहीं बल्कि 25,000 तक की सैलरी वालों को पीएफ और पेंशन का फायदा मिलने वाला है? क्या सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को अपने आगोश में लेने वाला है? और क्या है ओपीएस पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का वह बड़ा फैसला? इन सभी बड़े और ज्वलंत सवालों का पूरा विश्लेषण पूरी गहराई के साथ आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर आखिर तक एक एक सेकंड ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह खबर आपसे जुड़ी है, आपके हक से जुड़ी है। और हाँ, अगर आप राष्ट्र अपडेट्स पर पहली बार आए हैं तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए राष्ट्र अपडेट्स को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना एक पल गवाए आज के इस खबरों के महा एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, ईपीएफओ का ऐतिहासिक बदलाव। दोस्तों, आज की पहली और सबसे धमाकेदार खबर जिसका सीधा असर देश के निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों पर पड़ने वाला है, वह आ रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के हेडक्वार्टर से। यह एक ऐसा बदलाव है, एक ऐसा संशोधन है जो यदि लागू हो गया तो यह भारत के संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच की खाई को पाटने का काम करेगा। खबर है वेतन सीमा, सैलरी लिमिट में एक ऐतिहासिक, एक अभूतपूर्व बढ़ोतरी की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही अपने अनिवार्य सदस्यता के लिए जो वेतन सीमा अभी तक मात्र 15,000 रुपए महीना थी, उसे बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महीना करने पर गंभीरता से, बहुत गंभीरता मरिन विचार कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 10,000 रुपए के इजाफे से आखिर फर्क क्या पड़ेगा? दोस्तों, फर्क बहुत बड़ा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह गेम चेंजर है, यह क्रांतिकारी कदम है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि अब वे कर्मचारी भी जिनका मासिक वेतन 25,000 रुपए तक है, उन्हें भी ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि और ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अनिवार्य लाभ मिलेगा। अभी तक होता क्या था? नियम यह था कि अगर आपकी तनख्वाह 15,000 रुपए से ज्यादा है, मान लीजिए 25,000 रुपए है, तो आपकी कंपनी या आपका नियुक्ता एम्प्लॉयर आपको ईपीएफओ योजनाओं में शामिल करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं था। कई कर्मचारी ऑप्ट आउट भी कर जाते थे। लेकिन इस सीमा के बढ़ने का मतलब है कि अब एक बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग जो अभी तक इस सुरक्षा कवच से बाहर था, वह अब इसके दायरे में आ जाएगा। राष्ट्र अपडेट्स के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इस एक कदम से, ध्यान से सुनिएगा, इस एक कदम से करीब 1 करोड़, जी हाँ, 1 करोड़ से भी ज्यादा नए कर्मचारियों और उनके परिवारों को पीएफ और पेंशन की सुविधा का सीधा लाभ देखने को मिलेगा। यह वह वर्ग है जो मिड स्किल्स वर्कर्स कहलाता है, जो मेट्रो शहरों में काम करता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में 15,000 रुपए की पुरानी सीमा के कारण सरकारी सुरक्षा योजनाओं से वंचित रह जाता था। अब जब उनकी वेतन सीमा 25,000 रुपए होगी तो न केवल उनका पीएफ ज्यादा कटेगा, जो उनके भविष्य के लिए एक बड़ी बचत होगी, बल्कि उनकी पेंशन की गणना में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। यानी आपका बुढ़ापा ज्यादा सुरक्षित होगा। अब सवाल यह उठता है कि यह होगा कब? क्या यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है या इसमें कोई सच्चाई है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह प्रस्ताव महज हवा में नहीं है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए, इसे अंतिम रूप देने के लिए इसी साल दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी के महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की एक अति महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यह वही सीबीटी की बैठक है जहां इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अगर सीबीटी, जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी तीनों पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं, इस पर अपनी सहमति दे देती है, तो यह करोड़ों कर्मचारियों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। कई ट्रेड यूनियनों का कहना था कि आज के जमाने में खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहरों में 15,000 रुपए मासिक वेतन एक मजाक बनकर रह गया है। अधिकांश कुशल कर्मचारियों का वेतन इससे कहीं ज्यादा होता है, जिस वजह से वे पीएफ के दायरे से बाहर हो जाते थे। यह कदम उन सभी को वापस इस सुरक्षा चक्र में ले आएगा। राष्ट्र अपडेट्स ने इस मुद्दे पर कुछ वित्त विशेषज्ञों से भी बात की। उनका क्या मानना है? ज्यादातर विशेषज्ञों ने इसे एक सकारात्मक और व्यावहारिक सुधार करार दिया है। उनके मुताबिक यह बढ़ी हुई सीमा न केवल ज्यादा कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि यह वेतन संरचना, सैलरी स्ट्रक्चर को भी अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करेगी। इससे कंपनियों को सही वेतन दिखाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि हर सिक्के का एक दूसरा
दूसरा पहलू भी होता है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जो निम्न और मध्य आयु वर्ग के कर्मचारी हैं, यानी जो युवा हैं, जिनकी प्राथमिकता इन हैंड सैलरी यानी हाथ में आने वाली तनख्वाह होती है, वे शायद इस बदलाव का थोड़ा बहुत विरोध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो आपकी इन हैंड सैलरी में मामूली सी कमी आएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ रुपयों के तात्कालिक लाभ के लिए अपने बुढ़ापे की दीर्घकालीन सुरक्षा यानी पेंशन और पीएफ की बड़ी बचत को नजरअंदाज करना समझदारी है? शायद नहीं। कुल मिलाकर सार यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आपकी पेंशन और पीएफ के दायरे में आने की जो सैलरी लिमिट 15,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। यह एक ऐसा कदम है जो भारत की विशाल कार्यबल वर्कफोर्स को दीर्घकालीन बचत और एक सम्मानजनक पेंशन सुरक्षा की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम साबित हो सकता है। जैसे ही दिसंबर या जनवरी की बैठक में इस पर कोई अंतिम फैसला आता है, राष्ट्र अपडेट्स आप तक वह खबर सबसे पहले पहुंचाएगा। दूसरी बड़ी खबर, ओपीएस बहाली पर खुला नया दरवाजा। और अब दोस्तों रुक करते हैं आज की दूसरी ओर, शायद सबसे ज्यादा बहुप्रतीक्षित खबर की तरफ। एक ऐसी खबर जिसने देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की धड़कनों को तेज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की। खबर यह है कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के रुख से ओपीएस की बहाली पर एक नया दरवाजा खुल चुका है। एक नई उम्मीद जाग चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के लाखों सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए हैं, वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक बन चुका है। हाल ही में इस मुद्दे को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की ओर से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम, कुछ ऐसे संकेत सामने आए हैं जिन्होंने इन कर्मचारियों के मन में एक नई आशा जगा दी है। यह मामला इतना बड़ा है कि यह न केवल वर्तमान कर्मचारियों को प्रभावित करता है बल्कि उन युवाओं के भविष्य को भी तय करेगा जो आने वाले समय में सरकारी सेवा में आने का सपना देख रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक ओपीएस की वापसी को लेकर बहस एक बार फिर तूफान पर है। लेकिन इससे पहले कि हम बताएं कि नया दरवाजा क्या खुला है, आइए एक मिनट के लिए यह समझ लें कि आखिर यह पुरानी पेंशन स्कीम थी क्या, जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम महज एक पेंशन योजना नहीं थी, यह एक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी थी। यह एक वादा था कि जो कर्मचारी अपने जीवन के 30 से 35 साल देश की सेवा में समर्पित करता है, उसे सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियतें क्या थी? पहली, कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन लास्ट ड्रॉन सैलरी के आधार पर एक निर्धारित पेंशन की गारंटी मिलती थी। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती, नो डिडक्शंस नहीं की जाती थी। जी हां, जीरो कंट्रीब्यूशन, पूरी पेंशन का भार सरकार के खजाने पर होता था। और तीसरी खूबी जो आज की नई पेंशन योजना एनपीएस से गायब है, वह थी पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन की मजबूत सुरक्षा। यानी अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके परिवार, पति पत्नी को भी पेंशन का लाभ मिलता रहता था ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन 1 जनवरी 2004 को इस योजना को बंद करके नई पेंशन योजना एनपीएस लागू कर दी गई, जो पूरी तरह से बाजार की चाल पर आधारित है, जिसमें गारंटीड रिटर्न नहीं है। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर यह है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली का यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने इस मुद्दे को अदालत के समक्ष जोर शोर से उठाया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या है? अदालत में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों का भीख नहीं बल्कि उनका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। उनका कहना है कि इसे मनमाने तरीके से बदला नहीं जा सकता। भारत और फंडामेंटल राइट है कि अदालत में पेंशन याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 300 आर्टिकल 300 का हवाला देते हुए यहां तक तर्क दिया है कि पेंशन को संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अदालत में यह भी दलील दी गई है कि नई पेंशन योजना एनपीएस, जो कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर है, वे कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती। यह उन लाखों कर्मचारियों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है जिन्होंने देश की सेवा की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बेहद संवेदनशील और राष्ट्रव्यापी महत्व के मामले पर सुनवाई कर रहा है और पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों की सांसें इस फैसले पर अटकी हुई हैं। अब देखते हैं कि इस मामले पर केंद्र सरकार का क्या रुख है। जब यह मामला अदालत में है और जमीन पर आंदोलन तेज हो रहा है, तो केंद्र सरकार ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा है। सरकार का कहना है कि वह कर्मचारियों की चिंताओं और उनकी भावनाओं को भली भांति समझती है, लेकिन बहुत बड़ा है। सरकार का तर्क है कि अगर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को ठीक उसी पुराने में फिर से लागू कर दिया जाता है तो यह सरकारी खजाने पर बहुत भारी असहनीय वित्तीय बोझ डालेगा। सरकार का स्पष्ट तर्क है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक गैर टिकाऊ, अनसस्टेनेबल वित्तीय मॉडल है। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से सरकारी खजाने पर निर्भर करता है और भविष्य में जैसे जैसे पेंशन भोगियों की संख्या बढ़ेगी, इसे जारी रखना मुश्किल हो सकता है। सरकार ने यह भी चिंता जाहिर की है कि बढ़ती पेंशन देनदारियों, पेंशन लायबिलिटी से राज्यों और केंद्र सरकार के बजट पर गंभीर दबाव पड़ सकता है, जिससे देश के विकास कार्यों जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल और शिक्षा के लिए धनराशि की कमी हो सकती है। तो क्या सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए हैं? नहीं। और यहीं पर वह नया दरवाजा खुलता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह हठधर्मी नहीं है। वह मौजूदा नई पेंशन योजना एनपीएस में ही बड़े सुधार करने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह एनपीएस को और अधिक लाभकारी और
आकर्षक बनाने की दिशा में काम कर रही है। वह एक बीच का रास्ता या एक नया संतुलित मॉडल, न्यू बैलेंस मॉडल तैयार करने का प्रयास कर रही है। इस नए मॉडल में क्या हो सकता है? संकेत मिल रहे हैं कि एनपीएस में ही न्यूनतम पेंशन गारंटी, मिनिमम पेंशन गारंटी को जोड़ा जा सकता है। यह भी हो सकता है कि कर्मचारी की सेवा के वर्षों, ईयर्स ऑफ सर्विस के आधार पर उसे अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाएं। सरकार का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाने का है जिसमें पुरानी पेंशन ओपीएस की सुरक्षा, सिक्योरिटी और नई पेंशन एनपीएस की वित्तीय समझदारी, फाइनेंशियल प्रूडेंस, इन दोनों की अच्छी बातों को शामिल किया जा सके। यदि यह संशोधित मॉडल सफल होता है तो यह एक ऐसा समाधान हो सकता है जो कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भी दे और साथ ही सरकारी खजाने पर अत्यधिक बोझ भी न डाले। इस बीच एक और बड़ा दबाव है जो केंद्र सरकार पर काम कर रहा है और वह है राज्य सरकारों का रुख। कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र के फैसले का इंतजार किए बिना अपने स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की दिशा में बड़े कदम उठा लिए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब जैसे राज्यों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। इन राज्यों का मानना है कि कर्मचारियों की मांग पूरी तरह जायज है और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन मिलना ही चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने इन राज्यों के फैसलों पर अपनी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यह कदम इन राज्यों की वित्तीय स्थिति को भविष्य में कमजोर कर सकता है। लेकिन फिर भी इन राज्यों के कदम ने देश के अन्य राज्यों और खुद केंद्र सरकार पर ओपीएस की बहाली के लिए एक जबरदस्त दबाव बना दिया है। तो दोस्तों, आज की यह 2 महाखबरें यह साफ तौर पर दिखाती हैं कि भारत में पेंशन का मुद्दा, चाहे वह ईपीएफओ के दायरे में आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो या ओपीएस की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी हो, यह इस राष्ट्र अपडेट्स पर सबसे ताजा और विश्वसनीय जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।